हेलो बच्चों। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज आपका ये क्लोज टेस्ट 11 है। इससे पहले हम लोग 10 क्लोज टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं और आज आपका ये 11वां क्लोज टेस्ट है। तो देखिए, इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं और ये आपके किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो क्लोज टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आंसर को तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, साथ में बाकी तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होगा, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आंसर हुआ तो हुआ, बाकी तीनों ऑप्शन हमारा आंसर क्यों नहीं हुआ, हम लोग इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब हम लोग पूरे डिटेल में क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, जब भी हम लोग क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जब भी कोई क्लोज टेस्ट बनाना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, तो एक बार क्या करना चाहिए कि क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लीजिए। जब भी आप कोशिश कीजिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का, तो एक बार थॉरोली, जल्दी तेजी से आप क्लोज टेस्ट को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, तब इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो क्लोज टेस्ट किस बारे में कहा जा रहा है। आपको थीम पता चल जाएगा, आपको उसका टोन पता चल जाएगा, आपको उसका टेंस पता चल जाएगा। अगर क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो मैक्सिमम ऑप्शन भी आपका पास्ट टेंस का ही होगा। अगर वो क्लोज टेस्ट प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है तो मैक्सिमम ऑप्शन आपका प्रेजेंट टेंस का होगा। इससे आपका टोन का पता चल जाएगा कि टोन आपका निगेटिव टोन है या पॉजिटिव टोन है। अगर उस क्लोज टेस्ट में कुछ निगेटिव बातें कही गई है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा वो निगेटिव टाइप का रहता है, ज़्यादातर ऑप्शन निगेटिव टाइप का रहेगा। और अगर कुछ पॉजिटिव बातें कही जाएगी तो ज़्यादातर ऑप्शन आपका पॉजिटिव टाइप का रहता है। तो इसलिए क्लोज टेस्ट को हमको एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना। और एक बात और, जब भी कोई ब्लैंक लिखा हुआ रहे, जहां कहीं भी ब्लैंक है, तो ब्लैंक के ठीक पहले और ठीक बाद वाले वर्ड को देखना चाहिए। जब भी आप क्लोज टेस्ट को देखिए तो क्लोज टेस्ट के ठीक पहले, वो ब्लैंक जो है, ब्लैंक के ठीक पहले और ब्लैंक के ठीक बाद वाले वर्ड को देखना चाहिए। 70 to 80% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है, उसके ठीक पहले और ठीक बाद वाले वर्ड से ही आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये सब कुछ ट्रिक है, तरीका है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्लोज टेस्ट रहा, ये आपका क्लोज टेस्ट है। ये क्लोज टेस्ट आपका 11 है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, क्लोज टेस्ट को अभी आपसे हमने कहा कि क्लोज टेस्ट को एक बार क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार पढ़िए और पढ़कर पहले खुद से सॉल्व कीजिए, और फिर जब हम डिस्कशन कराएंगे तब आप देखिए कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप इस क्लोज टेस्ट को पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए। तो जल्दी से देख लीजिए। उम्मीद है आपने क्लोज टेस्ट को देख लिया होगा। ठीक है ना, अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं और एक एक करके पार्ट वाइज पार्ट। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही साथ सॉल्व करेंगे, नहीं, हम लोग पार्ट वाइज पार्ट थोड़े थोड़े करके हम लोग क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है देयर डैश अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल, ये लिखा हुआ है। अब एक बात समझिए, देखिए यहाँ पर देयर लिखा हुआ है, इस ये देयर लिखा हुआ। देखिए एक बात और समझिएगा, जब आप इस क्लोज टेस्ट को पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि मैक्सिमम और जो पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट देखिएगा, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। जहां कहीं भी देखिएगा तो मैक्सिमम ऑप्शन देखिएगा आपको पास्ट टेंस में लिखा हुआ मिलेगा। देखिए हर जगह देखिएगा आपको पास्ट टेंस में रहेगा, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट जो है ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। हर जगह देखिए आपका क्या है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। देखिए सब जगह देखिए आपका क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा वो आपका पास्ट टेंस का ही होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ आइए, देखिए इस सेंटेंस में देखिए देयर लिखा हुआ, और देयर के बाद यहां पर देखिए हमको एक वर्ब, चारों ऑप्शन आपका वर्ब है, तो यहां पर हमको वर्ब आना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में देयर होता है, देयर का यूज दो तरीके से किया जाता है। देयर का यूज होता है, एक एडवर्ब के रूप में होता है और एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। फिर से समझिएगा, देयर का यूज दो तरीके से होता है। एक होता है देयर एडवर्ब होता है, कैसे, तो ऐसे देखिए,
देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा रोहन वेंट देयर, तो अब देखिए ये जो देयर लिखा हुआ यहाँ पर, ये देयर आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। ये वाला देयर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देयर आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है ना। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस के बारे में बतला रहा है। तो कोई भी प्लेस जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप यहाँ पर देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा देखिए हमने दो सेंटेंस लिखा, यहां पर हमने लिखा देयर वॉज अ किंग देयर आर मेनी बॉयज, तो देखिए यहां भी देयर लिखा हुआ है। तो ये वाला देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। और इसका अपना कोई नंबर पर्सन नहीं होता है, इसके अनुसार कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है। तो देयर के अनुसार कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है। हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है, लेकिन देयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो देयर के बाद जो वर्ब आता है वो कभी भी देयर के अनुसार नहीं आता है, बल्कि उसके बाद जो नाउन आता है उस नाउन के अनुसार आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब कभी भी देयर के अनुसार नहीं आता है, बल्कि देयर के बाद जो भी नाउन आएगा उसी नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए ये नाउन देखिए आपका सिंगुलर है, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, और ये नाउन देखिए आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो क्या सीखा हमने यहाँ से, हमने यहाँ से ये सीखा कि देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वो कभी भी देयर के अनुसार नहीं आता है, बल्कि उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार आता है। क्लियर है, ठीक है ना। यानी कि वही नाउन इसका सब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर देयर के बाद लिखा हुआ अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज। अब देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, और कोई भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है। अगर प्रीपोजिशन है तो एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये जो मंकीज लिखा हुआ, ये मंकी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये मंकी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये इन आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, तो ये बरेली जेल जो लिखा हुआ, ये बरेली जेल आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका प्रीपोजिशन था। तो देखिए ये नाउन आपका ऑब्जेक्ट है और ये नाउन भी आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ये दो नाउन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब का यूज होता ही नहीं है, इसका मतलब वर्ब का यूज होगा अ लार्ज कॉलोनी। ये वाला भी आपका यहाँ पर ये क्या है, ये भी आपका नाउन है, और इसी के अनुसार यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक वर्ब का यूज हमको चाहिए, उसी के अनुसार वर्ब का यूज चाहिए। तो देखिए अ लार्ज कॉलोनी, ए लगा हुआ है, तो ए लगा हुआ है तो ए आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर अगर होता है तो ये आर लिखा हुआ, ये आर आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ये तीनों आपका यहाँ पर सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तीनों सिंगुलर है। अब ये वाला आपका प्रेजेंट में लिखा हुआ है, ये भी प्रेजेंट में है, केवल ये पास्ट में लिखा हुआ है। तो जब आप पूरे पैसेज को जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चला होगा कि पूरा का पूरा पैसेज आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो अगर पूरा का पूरा पैसेज पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट वाला दोनों ऑप्शन आपका खत्म हो गया, आपका हो गया वॉज। देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल। कह रहा है कि बरेली जेल में एक बहुत ज्यादा एक कॉलोनी रहता था, मंकी का एक झुंड रहता था, ये कहा जा रहा है। क्लियर है, आगे आइए। अब देखिए कह रहा है कि देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल वन डे, एक दिन, अ बेबी मंकी। अब देखिए यहाँ पर ये मंकी लिखा हुआ है, ये मंकी आपका यहाँ पर नाउन है, और नाउन की विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पर ये बेबी लिखा हुआ है, ये बेबी आपका यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एक्चुअली में क्या ये दोनों मिलकर आपका कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। कह रहा है कि अ बेबी मंकी डैश टू कम डाउन, डैश टू कम डाउन नियर आवर रूम्स। अब देखिए ये जो बेबी मंकी लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये जो बेबी मंकी लिखा हुआ है, ये बेबी मंकी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, यहाँ पर हमको वर्ब चाहिए। अब देखिए कम डाउन लिखा हुआ है, इसके पहले टू लिखा हुआ है। अगर किसी वर्ब के पहले टू लिखा होता है तो वो आपका इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है, ये आपका मेन वर्ब नहीं है, और कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए, एक हमको क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। अब देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए अ बेबी मंकी, और ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ए लगा हुआ है,
तो ए लगा हुआ है तो ए क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये हैपन लिखा हुआ है, हैपन प्लूरल है। किसी भी मेन वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर होता है, अगर एस या एस नहीं लगा होता है तब वो आपका प्लूरल होता है। क्लियर है, ऐसे समझिए। देखिए कोई भी नाउन, जैसे कि हम लोग यहाँ बॉय लिखे तो ये बॉय आपका सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, ये बॉय आपका यहाँ पर सिंगुलर है। और इस बॉय में जब हम लोग एस लगाकर इसको हम लोग बॉयज कर दिए तो ये बॉयज अब आपका ये प्लूरल हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई नाउन है और अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है तो इस नाउन में जब हम लोग एस या ईएस लगाते हैं, इस नाउन में जब एस या ईएस लगाते हैं तब जो नाउन बनता है वो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो नाउन आपका प्लूरल होता है। लेकिन कोई भी वर्ब जो होता है, जितना भी वर्ब होता है, वर्ब आपका पहले से प्लूरल होता है। कोई भी वर्ब आपका पहले से प्लूरल होता है और वर्ब में जब हम लोग एस या ईएस लगाते हैं तब जो वर्ब बनता है वो वर्ब आपका सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तब वो आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें एस या एस नहीं लगा हुआ है तो ये आपका प्लूरल है, तो ये वाला ऑप्शन था आपका ऐसे ही गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब एक बात और समझिएगा, कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब के बिना नहीं होता है। अब देखिए ये V4 लिखा हुआ है, कोई भी V4 तभी मेन वर्ब का काम करता है जब उसके पहले इज, एम, आर, वॉज वर्ब लिखा हुआ रहे। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी V4, कहीं भी अगर V4 लिखा हुआ है तो ये V4 मेन वर्ब का काम एक ही कंडीशन में करता है, जब इसके पहले क्या लिखा हो, इसके पहले आपको लिखा हुआ मिले, इज लिखा हुआ मिले, एम लिखा हुआ मिले, आर लिखा हुआ मिले, वॉज या वर लिखा हुआ मिले। अगर ये लिखा हुआ है तभी ये मेन वर्ब का काम करेगा, अन्यथा ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है। तो देखिए हैपनिंग V4 है, V4 के पहले यहाँ कहीं भी कोई इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हैपनिंग, ये मेन वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका सिंगुलर है और ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, ये आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो अभी बतलाए थे पूरा का पूरा पैसेज देखिए किस में जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है। देखिए वॉज लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में जा रहा है। तो अगर पास्ट टेंस में जा रहा है तो ये प्रेजेंट वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सही आपका क्या हो गया, हैपेंड हो गया। ठीक है, कह रहा है कि वन डे अ बेबी मंकी हैपेंड टू कम डाउन नियर आवर रूम। कह रहा है एक दिन क्या हो गया, एक छोटा सा बच्चा वाला मंकी जो था, बंदर का बच्चा जो था, वो नीचे उतरा, कम डाउन नीचे उतरा, हमारे रूम के पास नीचे उतरा। ठीक है ना, एंड ही डैश नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन। गेट अप मतलब होता है चढ़ना, फिर से। अब देखिए यहां कह रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि V2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहां पर एंड लिखा हुआ है। तो एंड के पहले आपका सेंटेंस V2 में लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो एंड के बाद भी आपका किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा समान चीज को जोड़ता है। तो देखिए यहां पर ये एंड लिखा हुआ है और एंड के पहले वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। कैसे पता चला पास्ट टेंस में है, तो यहां पर देखिए V2 वाला आंसर आया था, ये वाला आंसर आया था। तो इधर पास्ट टेंस में है तो इधर भी आपका क्या होगा, पास्ट टेंस में ही होगा, यानी कि पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, विल लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। अब या तो वुड होगा या नहीं तो कुड होगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि वो जो बेबी मंकी था वो फिर से ऊपर नहीं चढ़ पाया, तो ये एबिलिटी को बतला रहा है। ठीक है ना, एबिलिटी। वुड जो होता है ये पॉसिबिलिटी बतलाता है, लेकिन कैन और कुड जो होता है वो क्या बतलाता है, एबिलिटी बतलाता है। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, वो उतना एबल नहीं था कि ऊपर चढ़ पाए, तो ये एबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर एबिलिटी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। एंड ही कुड नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन, और फिर से नीचे उतरा लेकिन फिर से ऊपर नहीं चढ़ पाया, तो आपका क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। एक बात और समझिए, गेटअप लिखा हुआ है, गेटअप का मतलब होता है चढ़ना भी होता है, समझिएगा। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ रहे गेटअप, गेटअप, गेटअप का दो मीनिंग होता है। गेटअप का एक मीनिंग होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना। गेटअप का एक मीनिंग होता है चढ़ना और एक मीनिंग होता है सोकर उठना। गेटअप का मतलब होता है सोकर उठना। गेटअप का एक अर्थ होता है सोकर उठना।
एक और गेटअप होता है, ध्यान दीजिएगा, एक और आपका गेटअप होता है, वो ऐसे लिखा जाता है, एक में लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता है। ये जो अलग अलग गेटअप होता है इसका अर्थ होता है चढ़ना और सोकर उठना, और एक गेटअप होता है एक में लिखा जाता है, इस गेटअप का अर्थ होता है आपका ड्रेस, पोशाक। कहते हैं ना आपका गेटअप बहुत अच्छा है, तो एक गेटअप जो एक में लिखा जाता है उसका अर्थ होता है पोशाक, ड्रेस, अटायर। इस गेटअप का अर्थ होता है पोशाक। तो गेटअप के बारे में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि सम प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का अर्थ होता है कैदी, कह रहा है कुछ कैदी, सम अब ध्यान दीजिए यहां पर सम लिखा हुआ है। एक बात समझिएगा, अगर कहीं भी सम लिखा होता है, अगर कहीं भी सम लिखा होता है तो सम के बाद दोनों चीज का यूज होता है। सम के बाद काउंटेबल नाउन का भी यूज होता है और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज होता है, दोनों चीज का होता है। अगर सम के बाद कोई काउंटेबल नाउन का यूज होगा तो वो काउंटेबल नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन तो आपका सिंगुलर होता ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सम के बाद यहां देखिए काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, ये काउंटेबल नाउन है, ये भी काउंटेबल नाउन है। तो कह रहा है कि कुछ प्रिजनर, प्रिजनर का अर्थ होता है कैदी, और वार्डर का अर्थ होता है जो वहां देखभाल करता है, जो जेल की देखभाल करता है उसी को वार्डर कहते हैं। तो कह रहा है कुछ कैदी और वार्डर्स जो था डैश होल्ड ऑफ हिम, कह रहा है कि उसको पकड़ लिया, एंड टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थ होता है रस्सी, और एक रस्सी जो है, एक रस्सी का टुकड़ा बांध दिया, डैश हिज नेक, उसके गर्दन में बांध दिया। तो कह रहा है कि जब वो बंदर नीचे उतरा और फिर ऊपर नहीं चढ़ पाया, तब वहां पर जो कुछ कैदी थे और कुछ वार्डर वगैरह थे, जेल के कुछ अधिकारी वगैरह थे, उसने उस बंदर को पकड़ लिया और उसके गला में क्या किया, रस्सी बांध दिया, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन देखिए, यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो यहां पर हमको क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, एक हमको वर्ब चाहिए। अब सब्जेक्ट देखिए आपका प्लूरल है, एंड लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, प्लूरल है तो ये सिंगुलर, देखिए वॉज लिखा हुआ, वॉज आपका सिंगुलर है, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर देखिए V4 लिखा हुआ है, V4 तभी मेन वर्ब का काम करेगा जब उसके पहले इज एम आर वॉज वर रहेगा। अभी आपको बतलाएं, यहाँ पर देखिए उसके पहले कहीं भी इज एम आर नहीं है, तो ये V4 वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब आपका कैच होगा या कॉट होगा, तो फिर से देखिए पूरा का पूरा पैसेज पास्ट में जा रहा है, तो पूरा का पूरा पैसेज पास्ट में जा रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सम प्रिजनर्स एंड वार्डर्स, कह रहा है कुछ कैदी और वार्डर्स जो थे वो उसको पकड़ लिए, एंड टाइड, टाई मतलब होता है बांधना, टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग, अ बिट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी का एक टुकड़ा जो है वो बांध दिया, कहां, डैश हिज नेक, उसके गर्दन में बांध दिया। अब क्या होगा, एट होगा, ओवर होगा, अराउंड होगा, ऑन होगा। ऑन का अर्थ होता है जब कोई भी चीज हम किसी चीज पर रख देते हैं तब वहां हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑन का यूज करते हैं। सटा हुआ तो वो उस पर रखा नहीं, उसके चारों तरफ बांध दिया। और जब कोई भी चीज किसी चीज के चारों तरफ रहती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी चीज किसी चीज के चारों तरफ होती है तब उसके लिए हम लोग अराउंड का यूज करते हैं। गर्दन है, गर्दन के चारों तरफ ना बांधा होगा, तो चारों तरफ बांधेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अराउंड हो जाएगा। ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज जब सटा हुआ नहीं, ऊपर रहे, कोई भी चीज, जैसे कि पंखा है, ये पंखा हमारा क्या है, सर के ऊपर है। जब कोई भी दो चीज एक दूसरे से वर्टिकली हो, एकदम वाई एक्सिस पर होता है, तब वहां हम लोग ओवर का यूज करते हैं। और एट तो ये पोजीशन को बतलाता है, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, अराउंड हो जाएगा। कह रहा कि सम प्रिजनर्स एंड वार्डर्स कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड अ बीट ऑफ स्ट्रिंग अराउंड हिज नेक। कह रहा है कि कुछ कैदी और वार्डर्स जो थे उसको पकड़ लिए और उसके गर्दन के चारों तरफ रस्सी बांध दिए, ठीक है। अब देखिए द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वन, वन, वन का अर्थ देखिए, वन का अर्थ एक तो होता ही है, वन का अर्थ बेबी भी होता है, ध्यान दीजिएगा, वन का अर्थ एक होता है और वन का अर्थ बच्चा भी होता है। ये जो वन होता है, वन का अर्थ आपका बेबी भी होता है, इस बात, यंग वंस हम लोग बोलते हैं ना, यंग वंस, ठीक है। तो वन का अर्थ आपका बेबी भी होता है। तो कह रहा है कि द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वन, कह रहा है कि वो जो छोटा बंदर था उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा, सॉ ऑल दिस, सब चीज को देखा,
देखिए यहाँ भी पास्ट टेंस लिखा हुआ है, सब जगह देखिए पूरा का पूरा पैसेज किस में जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है। तो कह रहा है कि वो जो छोटा बंदर था उसके जो मम्मी पापा थे वो उन्होंने इन सब चीजों को देखा, डैश द टॉप ऑफ द हाई वॉल, कह रहा है कि एक ऊंचा दीवार था, उस दीवार के ऊपर से सब चीज देख रहा था, उसके मम्मी पापा सब चीज देख रहे थे, ठीक है ना, सब चीज देख रहे थे। तो कहां से देख रहे थे, उस ऊंचे दीवार से देख रहे थे। ओवर लिखा हुआ और अबव लिखा हुआ है। ओवर और अबव जो होता है वो सरफेस के ऊपर जब भी कोई भी चीज रहता है तब उसके लिए ओवर या अबव का यूज करते हैं, और जब 90 डिग्री पर रहता है, एकदम ठीक ऊपर रहता है, तब वहां ओवर का यूज करते हैं, और 90 डिग्री पर एकदम नहीं रहता है, वाई एक्सिस पर नहीं रहता है, तब अबव का यूज करते हैं। लेकिन वो तो दीवार से सटा हुआ था ना, तो वो दीवार पर था, तो उस दीवार से देख रहा था, तो दीवार से देख रहा था, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल, वहां से देख रहा था। और ये फॉर्म है, ये तो फॉर्म तो ऐसे ही गलत हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना। एंड देयर एंगर, और उनका गुस्सा जो था डैश हो गया। अब देखिए कोई उसके बच्चे को बांध दिया, पकड़ के बांध दिया, तो उसके मम्मी पापा जो वहां पर थे उनका गुस्सा क्या हो जाएगा, उनका गुस्सा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, कि उसके बच्चा को पकड़ के बांध दिया है, तो उनका गुस्सा क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए एंड देयर एंगर, अब देखिए देयर एंगर आपका ये सब्जेक्ट है, ये जो देयर एंगर लिखा हुआ है, ये देयर एंगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमको वर्ब चाहिए। बिफोर मेन वर्ब का काम तभी करेगा जब उसके पहले ईजेएमआर रहेगा, हर बार देखिए यही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बॉयल, पूरा का पूरा पैसेज देखिए पास्ट टेंस में जा रहा है, ये भी आपका V1 है, ये भी आपका V1 है, V2 आपका कौन है, उनका गुस्सा क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ज्यादा, क्या ग्रो से ग्री हुआ है, उनका गुस्सा क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब वो ऊपर से देखे कि उनके बच्चे का ये हाल, तब उनका गुस्सा क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए The parents of the little ones saw all this from the top of the high wall and their anger grew. Suddenly, अचानक क्या हो गया, the father कह रहा है कि suddenly the father कह रहा है कि जो फादर था, ऊपर मम्मी पापा दोनों थे, और उसमें से जो फादर थे, a huge monkey, जो एक बड़ा सा मंकी था, ये ह्यूज मंकी आया है फादर के लिए, कह रहा है कि वो जो फादर था एक बड़ा सा मंकी था, वो क्या किया, जंप्ड डाउन, देखिए फिर यहाँ पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, जंप्ड डाउन, कह रहा है कि वो नीचे क्या हो गए, कूद गए, जंप्ड मतलब कूदना, डाउन मतलब नीचे, वो नीचे कूद गए। एंड चार्ज्ड, चार्ज का मतलब होता है हमला करना, चार्ज का बहुत सा मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है हमला करना, और हमला कर दिए। ऑलमोस्ट राइट डैश द क्राउड, कह रहा है कि वो जो वहां पर क्राउड था, उस क्राउड के ऊपर हमला कर दिए, क्राउड के ऊपर हमला कर दिए। तो अगर क्राउड के ऊपर हमला करेगा तब यहां पर आपका क्या आएगा, अपॉन आएगा, क्राउड के ऊपर, भीड़ के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। विच वॉज अराउंड द बेबी मंकी, जो कि उस बेबी मंकी के चारों तरफ, जो क्राउड उस बेबी मंकी के चारों तरफ था, उस क्राउड पर वो क्या कर दिए, हमला कर दिया, उसके फादर जो थे वो हमला कर दिए। इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू डू, ऐसा करना काफी बहादुरी का काम था, वही कह रहा है कि इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू डू, ऐसा करना काफी बहादुरी का काम था। क्यों बहादुरी का काम था, तो देखिए यहां पर फॉर लिखा हुआ है, ये फॉर। अब समझिएगा फॉर का यूज दो तरह से करते हैं, एक यूज होता है आपका प्रीपोजिशन के रूप में, और एक यूज होता है आपका कंजंक्शन के रूप में। समझिएगा अगर कहीं भी फॉर लिखा होता है तो फॉर जो होता है आपका प्रीपोजिशन भी होता है, फॉर आपका प्रीपोजिशन भी होता है, और फॉर जो होता है आपका कंजंक्शन भी होता है, ये दोनों चीज होता है, ठीक है ना। जब आपका ये प्रीपोजिशन होगा तब ये आपका टाइम बतलाता है, ये आपका टाइम बतलाता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, बोलते हैं ना आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, तो यहां पर जो फॉर है वो आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन फॉर जब कंजंक्शन होता है तब इसका अर्थ होता है बिकॉज, इसका अर्थ आपका हो जाता है बिकॉज, क्योंकि, इसका अर्थ होता है बिकॉज। जब कंजंक्शन होता है तब ये रीजन को बतलाता है, ये आपका रीजन को बतलाने लगता है। ध्यान दीजिएगा जब ये कंजंक्शन होगा तब ये किसी काम के होने के रीजन को बतलाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू डू, ऐसा करना बहादुरी का काम था। कैसा करना, वो जो उसके फादर आकर हमला कर दिए भीड़ पर, ऐसा करना बहादुरी का काम था। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहां पर ये कंजंक्शन था, क्योंकि द मैन डैश मेनी इन नंबर, कह रहा है कि क्योंकि, ये देखिए कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद हमको क्या चाहिए, एक पूरा का पूरा सेंटेंस चाहिए। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए यहां पर द मैन लिखा हुआ है,
ये आपका फॉर यहाँ पर आपका क्या है, ये कंजंक्शन है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट अगर ये है तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट अगर ये है तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब मेन देखिए आपका प्लूरल है, ये आपका प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो इज गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बी भी आपका गलत हो गया। हमको पास्ट टेंस में चाहिए, पास्ट टेंस में तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वर्ब। द मेन वर मेनी इन नंबर्स, कह रहा है कि वहां पर आदमियों की संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा थी। ऐसा करना बहादुरी का काम था, क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे और उन सारे लोगों पर बंदर क्या किया, हमला कर दिया। तो ये क्या हो गया, बहादुरी का काम था। वर मेनी इन नंबर बट द मंकीज करेज वॉन, लेकिन वो जो बंदर था उसका साहस जो था वो जीत गया। वो बहादुरी का काम किया और उसका साहस क्या किया, जीत गया। एंड द क्राउड ऑफ मैन फ्लेड, कह रहा, और वो जो भीड़ था, लोगों की भीड़ जो थी वो भाग गई। वह लोगों की भीड़, फ्लेड मतलब भाग जाना, भाग गई। टेरिफाइड, भयभीत थी, भयभीत होकर भाग गई। लिविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड देम, अपने स्टिक्स को, जो लाठी लिए हुए थे, उसको वहीं पर छोड़कर वो क्या हो गई, भाग गई, भीड़ भाग गई। अब देखिए यहाँ पर फ्लेड लिखा हुआ है, एक बात समझिएगा, एक वर्ब होता है फ्ली, एक वर्ब होता है फ्ली और इसका अर्थ होता है भागना। ये जो फ्ली होता है इसका अर्थ होता है भागना, और इसी का V2 होता है फ्लेड, फ्ली फ्लेड फ्लेड, फ्ली फ्लेड फ्लेड। और ये जो फ्ली होता है, ये जो आपका फ्ली होता है, इसी का साइनो होता है रन अवे, इसी का साइनो होता है आपका रन अवे। तो एग्जाम में क्या करता है कि फ्लेड इसके साथ अवे लगाकर क्वेश्चन देता है, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ अवे लगाकर क्वेश्चन देता है, फ्लेड अवे ऐसे करके क्वेश्चन देगा, ही फ्लेड अवे ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, राजू फ्लेड अवे ऐसे करके क्वेश्चन देता है। तो ध्यान दीजिएगा, अवे का यूज रन के साथ किया जाता है, इसमें ऑलरेडी अवे शब्द छिपा होता है। फ्ली का अर्थ होता है रन अवे, इसमें ऑलरेडी अवे शब्द छिपा होता है, तो फ्ली इसके साथ कभी भी अवे का यूज नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अवे को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, द लिटिल मंकी वॉज टेकन बैक टू इट्स डैश, कह रहा कि वो जो छोटा जो बंदर था उसको ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, इसके डैश के पास। इट्स आपका पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस के पास बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। इसके डैश के पास ले जाया गया, किसके डैश के पास ले जाया गया, इसके ट्री के पास ले जाया गया, केव मतलब गुफा के पास ले जाया गया, बंदर के पास ले जाया गया, मदर के पास ले जाया गया, या ब्रदर के पास। तो ध्यान दीजिए, शुरू में लिखा हुआ था कि उसके पेरेंट्स जो थे वहां देख रहे थे दीवार से, और पेरेंट्स देख रहे थे और फादर नीचे जंप किए। अगर फादर नीचे जंप किए तो वहां पर कौन बच गई, मदर बच गई। तो इस बेबी बंकी को ले जाया जाएगा कहां पर, उसके मदर के पास ले जाया जाएगा। तो ये आपका यहां पर क्या होगा, मदर होगा। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, आप इसको देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना, कितना गलत हुआ। ये एसएससी का पूछा हुआ क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्लोज टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, एक एक करके इसी तरह से डेली करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई भी चीज़ देखिए, सब चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 4-5 क्लोज टेस्ट जैसे जैसे केवल आंसर को डिस्कस किए निकल गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन ऑथेंटिक पढ़ेंगे, एकदम ठोक बजाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन ठोक बजाकर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इंग्लिश बाय अभिनव सर, एक टेलीग्राम चैनल है, ध्यान दीजिएगा, एक आपका टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय अभिनव सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां से आपको मिल जाया करेगा, ठीक है ना। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आज इसको हम रात में कर रहे हैं। देखिए 1 बज गया है, 1:30 बज रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। नींद नहीं आ रही थी, सोचे कि चलो एक क्लोज टेस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं बच्चों के बीच, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।